अब आप एक वैसे 7 डेमो क्लासेस फ्री हैं, पढ़ करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगे कि आपको यहाँ पर पढ़ने से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक समझ में आ रही हैं और बिल्कुल परीक्षोपयोगी ढंग से पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और आपको लग जाए कि नहीं हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, तब आप जुड़ें। बिल्कुल मतलब स्वतंत्र हैं आप, किसी तरीके का कोई दबाव हमारे यहाँ, हम विद्यार्थी पर कोई दबाव नहीं देते हैं, पूरी स्वतंत्रता देते हैं। बस हमारा दबाव एक ही बात पर होता है कि आप अच्छे से पढ़ें और अपना रिज़ल्ट दें, क्योंकि आपके रिज़ल्ट के साथ हमारी साख जुड़ी हुई है और साथ साथ में आपकी इतनी मेहनत जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कम से कम 300 घंटे, 325 घंटे की क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी। अपना समय आप दे रहे हैं, अपना संसाधन आप खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम उसका कुछ तो सार्थक निकलना चाहिए। ये बात मान करके आप हमारे साथ जुड़िएगा कि हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई शॉर्टकट वाला मामला नहीं है, सीधी सी बात बता दें, बहुत ईमानदारी के साथ। इसीलिए कंप्लीट पढ़ाते हैं, बच्चा कंप्लीट पढ़ के जाता है, फिर वो रिज़ल्ट देता है, रैंक में आता है। लेकिन हाँ, उसके पीछे उसकी ढेर सारी मेहनत होती है, अच्छा खासा समर्पण होता है और हमारी भी अच्छी खासी मेहनत होती है। ठीक है, कोई शॉर्टकट वाला मामला नहीं है, कंप्लीट पढ़ाना है। और आज 8-9 सालों से ये काम मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई अननोन एरिया नहीं है, बिल्कुल वेल नोन एरिया है और मैं इसी क्षेत्र का अध्यापक हूँ, इसी विषय का। तो आपसे केवल और केवल रिक्वायरमेंट मेरी इतनी रहेगी कि आप नियमित रहें, अच्छे से समझें, जो चीज़ ना समझ में आए उसको क्लास के अंत में डाउट सेशन में आप बात कर लें, पूछ लें और प्रॉपर टेस्ट दें। आप परीक्षा में बैठें, एक ही बार में परीक्षा क्वालिफाई करके निकल जाएं। बार बार कभी इस घाट उस घाट जा कर के पानी पीने की ज़रूरत ही ना पड़े कि कभी इस अध्यापक से पढ़ें, उस अध्यापक से पढ़ें, इससे उससे, कहीं पर पढ़ें, एक बार में सफलता लें, निकल जाएं यहाँ से। हाँ, उतनी मेहनत तो आपको देखिए करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे भाई, तब तो बात फंस जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल के सेक्शन को। और एक आप नई कॉपी बना लीजिए या कोई एक अच्छी कॉपी, जिससे कि अगर मान लीजिए आप बाद में जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत ना हो आपको। हेडिंग लाएंगे आप आदिकाल, आदिकाल। ठीक है, सबसे पहला हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहला खंड हम पढ़ रहे हैं। और किसी भी सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उसमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन चीज़ों की बात करनी है। तो आदिकाल में सबसे पहले बात होगी काल विभाजन की, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आदिकाल सबसे पहले हम कभी भी मतलब पढ़ाने का पैटर्न है कि पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ, यानी उसमें क्या क्या बात है। हालांकि पहले अभी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके पूरे नोट्स में बनता चलेगा। काल विभाजन और नामकरण, सबसे पहले इसकी बात होगी। फिर दूसरे नंबर पर बात होगी यहाँ पर पृष्ठभूमि की, कि आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही है। पूरे साहित्य के इतिहास के पैटर्न पर पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद आदिकाल का साहित्य, नोट करते चलिएगा आप इसको। आदिकाल का साहित्य आप 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक अपभ्रंश साहित्य, एक अपभ्रंश साहित्य और दूसरा देश भाषा, देश भाषा साहित्य, या फिर आप इसी को लिख लें आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य। और फिर आप इसको बांट लीजिए 3 भागों में, 3 भागों में क्या क्या? धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य, धार्मिक या सांप्रदायिक। सांप्रदायिक का मतलब संप्रदाय से संबंधित, सांप्रदायिक का मतलब आप आज वाला सांप्रदायिक मत समझ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। संप्रदाय से संबंधित जो है वो सांप्रदायिक कहलाता है, धार्मिक या सांप्रदायिक। और इसके अंतर्गत 3 पढ़ने होते हैं आप साहित्य, आपको सिद्ध साहित्य,
सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ये 3 पार्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर वीरता परक साहित्य दूसरे नंबर पर, वीरता परक या चारण साहित्य जिसको कहते हैं, चारण साहित्य, और इसी को हम रासो काव्यधारा कहते हैं, रासो काव्यधारा। और तीसरा जन साहित्य, या इसी को लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, लौकिक साहित्य। और इसी में आप हिंदी के जातीय कवियों को पढ़ते हैं और साथ साथ में अंत में आप पढ़ते हैं आदिकालीन गद्य, आदिकालीन गद्य साहित्य, जिसमें आप राहुल बेल को पढ़ते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को पढ़ते हैं, वर्ण रत्नाकर को। हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं पहले नोट कर दूँ, मैं बिल्कुल साइड में हो जाऊँगा, आप पहले नोट कर लीजिएगा। और अभ्रंश साहित्य में भी ना थोड़ा सा आप 1-2 बात बना लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो यहाँ पर बात करेंगे अभ्रंश साहित्य में इसके स्रोत की, फिर अभ्रंश साहित्य के छंद कौन से रहे हैं इनकी बात करेंगे, फिर अभ्रंश साहित्य में इसमें जो प्रबंध लिखा गया है, प्रबंध का मतलब कभी भी अब आ जाए, प्रबंध काव्य का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य का मतलब ऐसा काव्य, ऐसी कविता जिसके केंद्र में कथा हो। अगर आप किसी की कहानी को कविता में लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक प्रबंध काव्य लिख रहे हैं। अगर आप उसके पूरे जीवन को लेकर के लिख देते हैं तो महाकाव्य हो जाता है। अगर आप उसके छोटे से जीवन की कहानी को लिखते हैं, एक खंड के जीवन की कहानी को लिखते हैं तो खंड काव्य हो जाता है। मुक्तक काव्य का संबंध किसी कथा से नहीं होता, मुक्तक काव्य कथा से मुक्त होता है। बाकी हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के तत्वों और विशेषताओं की चर्चा काव्यशास्त्र वाले हिस्से में करेंगे डिटेल से। तो यहाँ पर मुक्तक भी लिख लीजिएगा ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा। अब मैं हट जाता हूँ, अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आप एक हेड लाइए काल विभाजन और नामकरण के। नोट करके एक बार बता दीजिएगा मुझे कि सर नोट हो गया। सर डन। हाँ हाँ बोलिए, कुछ ना समझ में आ रहा तो बोलिए। सर डन हो गया। अच्छा डन हो गया, अच्छा ठीक है। तो घबरा ही जाता हूँ कि अंग्रेजी कहाँ से आ गई यहाँ। अरे ऐसे ही कह रहा हूँ। सॉरी सर। अरे नहीं भाई, मैं भी बोलता हूँ। पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हिंदी साहित्य की क्लास चल रही है। पूरे के पूरे यूरोपियन हिस्ट्री और उससे संबंधित जो एरा वगैरह हैं वो सब पढ़ाया जाता है उसमें। तो वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, इसको आप तो एक हेडिंग हम लगाएंगे काल विभाजन और नामकरण की। थोड़ा सा आपके पास जगह होना चाहिए, मतलब आधे पेज का जगह, आधे पेज या फिर एक पेज की का स्पेस हो तो आप इसे बनाइएगा, नहीं तो अगला पेज ले लीजिएगा। काल विभाजन ऑब्लिक नामकरण। 1 मिनट लगेगा, पहले मैं बता देता हूँ कि काल विभाजन और नामकरण होता क्या है 1 मिनट में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। दरअसल काल विभाजन और नामकरण का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी विषय को स्पष्ट ढंग से पढ़ने के लिए, किसी भी विषय के बड़े कंटेंट को पढ़ने के लिए, आपको पता है कि हिंदी में साहित्य का लेखन 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक किया जा रहा है। मतलब मोटा मोटा आप समझिए कि आप 1000 साल का साहित्य पढ़ते हैं साहित्य के इतिहास में। अब 1000 साल के साहित्य को पढ़ना समझना बिना किसी पैटर्न के संभव नहीं है। अगर बहुत अच्छे तरीके से 1000 साल के साहित्य को पढ़ना और समझना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी एक पद्धति का, किसी न किसी एक सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित
पद्धति है साहित्य को समझाने की, वो है काल विभाजन और नामकरण। क्या किया जाता है इसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इस पूरे 1000 साल के साहित्य में, ये मान लीजिए 1000 ईस्वी से लेकर के आज जो है 2020 चल रहा है, तो यहाँ तक का साहित्य। अब इसमें ये बात देखी जाती है कि एक जैसे प्रकार का साहित्य कहाँ तक लिखा गया। मान लीजिए शुरुआत से लेकर के 300 साल तक के साहित्य के केंद्र में वीरता परक लेखन ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक के साहित्य को एक साथ निकाल देते हैं। फिर आगे वाले 300 साल को हम देखते हैं कि साहब अगला वाला 300 साल भक्ति परक ज़्यादा लिखा गया है, तो फिर हम इस स्लॉट को अलग कर देते हैं। फिर हमें देखने में पता चलता है कि अगला वाला जो 200 साल है या 250 साल है 1850 तक, ये ज़्यादातर श्रृंगार प्रधान लेखन किया गया है इसमें, इस साहित्य को हम अलग निकाल देते हैं। फिर ऐसे ही जो 1800 से लेकर के 2000 तक है, ये नवीन मूल्यों को लेकर के लिखा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम अलग निकाल देते हैं। अब यानी 1000 साल के साहित्य को अच्छे से समझना हो तो हम देखेंगे कि शुरुआती 300 साल वीरता परक है, अगला 300 साल भक्ति परक है, अगला 250 साल श्रृंगार परक है, अगला 250 साल नवीन मूल्यों के परक है। अब जब हम इसको इस तरीके से बांट देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हमें 4 तरीके के साहित्य को पढ़ना है। अब 2 बातें होती हैं कि अब ये साहित्य कहाँ से कहाँ तक है, एक तो इसे बताना जरूरी होता है। तो जैसे ही आप इसका समय निर्धारित कर देते हैं, इसी को कहते हैं काल विभाजन। यानी एक तरह का साहित्य कहाँ से कहाँ तक है, और फिर बार बार ये न कहना पड़े कि 1000 से 1300 वाला, 1000 से 1300 वाला, इसके लिए इसका नाम रख देते हैं। तो इसी का नाम मान लीजिए रख दिया आपने आदिकाल, इसी का नाम आपने रख दिया भक्तिकाल, इसी का आधुनिक काल। तो किसी भी समय के साहित्य को अच्छे ढंग से, सम्यक ढंग से, सुचारू ढंग से, सरल ढंग से पढ़ने और समझने के लिए जिस प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है, सबसे प्रचलित वो काल विभाजन और नामकरण की है, जहाँ पर उस साहित्य को एक सीमित कालखंड के बीच में बांट दिया जाता है और उसका नामकरण कर दिया जाता है। यानी काल विभाजन और नामकरण से ये पता लगता है कि हम जो साहित्य पढ़ने वाले हैं वो किस समय से किस समय के बीच का है और उसका नाम क्या दिया गया है। अब आप एक बात ध्यान से और समझें यहाँ पर कि हिंदी साहित्य में मूलतः 4 काल हैं। 4 कालों में भक्ति काल और आधुनिक काल के नाम को लेकर के बहुत विवाद नहीं है। उसका कारण ये है कि इन दोनों कालों के केंद्र में मूलतः 2 बड़े आंदोलन हैं। एक यहाँ पर भक्ति आंदोलन है और एक यहाँ पर नवजागरण परक आंदोलन है। और इन्हीं आंदोलनों के कारण इनके नाम को जो रख दिया गया, भक्ति आंदोलन में भक्ति की प्रधानता रही भक्ति काल, यहाँ पर नवीन मूल्यों की, आधुनिक मूल्यों की प्रधानता रही, इसलिए आधुनिक काल। इनके नाम को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभिन्नता की स्थिति नहीं है, बहुत विवाद की स्थिति नहीं है। लेकिन आदिकाल और प्लीज़ माइक को बंद रखें। देखिए आपकी क्लास में अन्य भी विद्यार्थी हैं, देखिए किसी माइक को बंद कीजिए, माइक को आप बंद कर दिया करें। बाकी आप इन 2 कालों में देखेंगे तो इसमें वीरता तो ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी है, साथ साथ में लौकिकता भी है। अब यहाँ पर श्रृंगार तो है ही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा वीरता भी है, थोड़ा सा भक्ति भी है, थोड़ा सा नीति भी है। अब ऐसे में अलग अलग प्रवृत्तियों की प्रधानता इन कालों में है, इसीलिए इनके अलग अलग नाम कई विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। आप देखेंगे इन दोनों भक्ति काल और आधुनिक काल को छोड़ दीजिए तो आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण में बहुत सारे विवाद हैं, और इसीलिए आदिकाल और रीतिकाल के काल विभाजन और नामकरण से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस काल को किन किन लोगों ने क्या क्या नाम दिया, और वो इस काल की शुरुआत कहाँ से मानते हैं, वो कहाँ तक इस काल को विस्तृत मानते हैं, ये तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहला पार्ट आदिकाल का काल विभाजन यानी आदिकाल कहाँ से कहाँ तक फैला है, और नामकरण यानी आदिकाल के क्या नए नए नाम लोगों ने दिए हैं और आज मान्य नाम क्या है, इसी बात को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन और नामकरण आपने एक हेडिंग लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, चूँकि इसमें कई लोगों के द्वारा दिए गए नामों को हमें पढ़ना है, तो इसीलिए हम एक चार्ट बनाएंगे। चूँकि देखिए मेरे पास एक बड़ा बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर 2 चार्ट ले सकता हूँ, 2 चार्ट बना सकता हूँ। आप थोड़ा सा पहले देख लीजिएगा तब आप बनाइएगा, रुक जाइए, थोड़ा सा अनुरोध है मेरा आपसे। एक तो ये हो जाएगा और
दूसरा मैं यहीं से ले लूँगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिख रहा है, और नीचे ये भी दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। हाँ, ये भी दिख रहा है। ये भी दिख रहा है, चलिए ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तीन बॉक्स हम बनाएंगे। और ऐसे ही तीन यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम नाम इस बॉक्स में हम नाम यहाँ पर लिखेंगे साहित्य इतिहासकार, साहित्य इतिहासकार ऑब्लिक विद्वान, साहित्य इतिहासकार ऑब्लिक विद्वान। यहाँ पर लिखेंगे कि आदिकाल के दिए गए नाम, आदिकाल के दिए गए नाम और समय, या काल निर्धारण, यानी किस काल से किस काल के बीच में माना है। और यही तीनों बातें हम इस बॉक्स में भी लिख लेंगे कि साहित्य इतिहासकार ऑब्लिक विद्वान, दिया गया नाम और काल निर्धारण अगर है तो। ठीक है, चलिए भाई, हिंदी में सबसे पहला काल विभाजन और नामकरण किसने किया है, वहीं शुरू करेंगे। सबसे पहला हिंदी में काल विभाजन और नामकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। बिल्कुल ठीक, शाबाश, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ में किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में छपा हुआ था। हिंदी में सबसे पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी ने लिखा है। साहित्य इतिहास लेखन वाला पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा फिर से इस पूरी की पूरी बैच में। तो पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी में गारसा दत्तासी ने इस्तवार दलाल उत्तर हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जो कि 1839 में पहला भाग आया था, दूसरा भाग 1847 में, दूसरा संस्करण 1871 में आया था और वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। लेकिन उसको हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास कहते हैं। पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ भी है, लेकिन हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक साहित्य इतिहास ग्रंथ, वास्तविक का मतलब जिसमें कि साहित्य इतिहास के सभी गुण हों, सभी लक्षण हों, यानी एक उत्तम साहित्य इतिहास ग्रंथ उसमें कहते हैं जिसमें साहित्य रचनाकारों का विवरण तो हो, फिर उसमें काल क्रमानुसार विवरण हो, जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में, और साथ साथ में काल विभाजन नामकरण हो और मूल्यांकन विश्लेषण। इस रूप में जो पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ इस कसौटी पर खरा उतरता है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसी ग्रंथ का बाद में 1957 में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद कर दिया था हिंदी में, जो हिंदुस्तानी अकादमी से छपा हुआ था। तो यही वो पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य को पहली बार 12 भागों में बांटने का प्रयास किया गया था, और उसमें हिंदी के पहले काल को क्या नाम दिया गया भाई? चारण काल। ठीक है, तो साहित्य इतिहासकार ऑब्लिक विद्वानों में हम नाम लिखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का। सबसे पहला नाम जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को क्या नाम दिया भाई इन्होंने? चारण काल। चारण काल। समय क्या दिया था आदिकाल का? 700 से 1300 ईस्वी। 700 से 1300 ईस्वी। क्लियर दिख रहा है ना? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हैं। ठीक, चलिए ठीक, बस बिल्कुल यही जानना था। अब हम अगला नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद हम क्रम से लिखते चलेंगे सारी चीज़ें। ग्रियर्सन के बाद अगला नाम है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। और इन तीनों ने मिलकर के क्या लिखा था? मिश्र बंधु विनोद।
4 खंडों में हिंदी साहित्य का अब तक का सबसे बड़ा साहित्य इतिहास ग्रंथ, जिसमें कुल 5000 कवि थे। और इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के पहले काल को क्या नाम दिया गया था भाई? प्रारंभिक काल। और प्रारंभिक काल को फिर 2 भागों में बांटा था। वो अभी जब ये चार्ट खत्म हो जाएगा तब नीचे मैं उसको लिखवा दूंगा। प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। और प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या मानी थी उन्होंने? 700 से 1400 संवत। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ईस्वी और संवत 2 अलग अलग टर्म प्रयोग हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, कहीं पर एक कॉपी के कोने में लिख लीजिएगा, क्योंकि नई बैच है तो बता देना जरूरी है। यहाँ पर ईस्वी और संवत में क्या संबंध है? देखिए, ईस्वी में अगर आप 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये संवत बन जाता है। ईस्वी में अगर आप 57 वर्ष जोड़ देते हैं संवत हो जाता है। और इसी को अगर आप पलट दीजिए फॉर्मूले को, तो संवत में से अगर आप 57 वर्ष माइनस कर देते हैं तो ये ईस्वी बन जाता है। क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपको 100 ईस्वी दिया हुआ है और कह दे कोई 100 ईस्वी को संवत में बदलिए, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ईस्वी में 57 साल जोड़ दीजिए। तो 100 ईस्वी में आपने 57 वर्ष जोड़ दिया भाई, 57 वर्ष जोड़ दिया तो ये 157 हो गया, और यही 157 संवत हो गया। आज आप जिस समय में जी रहे हैं वो है 2021 ईस्वी है। अगर इसको संवत में कन्वर्ट करना हो तो आप 57 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें। 57 वर्ष जहाँ आप जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 5 2 7, तो आप 2078 संवत में जी रहे हैं। अगर संवत दिया हुआ है और उसमें उसको ईस्वी में बदलना है तो 57 वर्ष घटा दीजिए। मान लीजिए इन्होंने 700 संवत दिया है, अगर इसी को ईस्वी में बदलना होता तो 700 संवत को संवत में से 57 वर्ष घटा देना है। 57 वर्ष घटा देंगे तो ये 643 ईस्वी हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 100 संवत रहे तो 100 संवत को ईस्वी में बदलना है तो 57 आप घटा दीजिए तो 43 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ईसा मसीह के नाम पर वर्ष का निर्धारण रोमन कैलेंडर में किया जाता है। वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से चलता है, और वो मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था और वहीं से आगे ये समय चल रहा है। क्योंकि उन्होंने भाई पूरे देश, पूरे विश्व में जगह जगह पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, उपनिवेश स्थापित किया था, तो इसीलिए आज उनकी भाषा को और उनके कैलेंडर आदि को महत्व देते हैं लोग। लेकिन ये जो संवत है ये हिंदू वर्ष है, हिंदू कैलेंडर है ये, जो कि विक्रमादित्य के जन्म के आधार पर माना जाता है। और विक्रमादित्य ईसा मसीह से 57 साल बड़े थे, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब विक्रमादित्य 57 वर्ष के हो चुके थे। इसीलिए अगर विक्रमादित्य के समय को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अगर जब एक ईस्वी हुआ होगा तो वो 58 संवत हो चुका होगा, क्योंकि 57 वर्ष आगे चल रहा, 57 वर्ष बड़े थे विक्रमादित्य। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो बात हो गई भाई। तो चलिए, ये हमारे विषय की बात नहीं थी, इसको नोट कर लिया है आपने? बता दिया कीजिए, कभी कभी नहीं तो नुकसान इससे आपका हो जाता है। चलिए अब देखिए भाई, तो ये तो हमने मिश्र बंधु और मिश्र बंधु की बात कर ली। दूसरा नाम, तीसरा नाम हम इसमें लेंगे। मिश्र बंधुओं के बाद जो अगला नाम आता है वो आता है शुक्ल जी का। शुक्ल जी का मतलब रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा हुआ था, हिंदी साहित्य के विकास नाम से। और इस ग्रंथ में उन्होंने आदिकाल को जो नाम दिया वो सभी लोग जानते हैं, वो है वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल का समय शुक्ल जी ने दिया है 1050 से 1375 संवत। इसके बाद हम अगला नाम लेंगे। शुक्ल जी के बाद अगला नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
हिंदी साहित्य का अतीत लिखा मिश्र जी ने, और उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया था वीर काल। वीर काल का समय विश्वनाथ जी ने दिया 1000 से 1375 संवत। अगला नाम हम लेंगे इसमें राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा जिन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, और उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि एवं चारण काल। और क्या समय रखा है? सॉरी, अच्छा, मिश्र बंधुओं में एक गलती होगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। ये 1400 लिख गया, 1444 है, माफ़ी चाहूँगा। 2 भागों में बांटा था, वो 1400 दरअसल याद आ गया, जो है क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय, तो वो उन्होंने ईस्वी माना था, तो 700 से 1444 संवत। माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, ठीक है। 71444, चूँकि पूर्वारंभिक का जो समय है वो 700 से 1343 है, और जो उत्तरारंभिक का 1343 से लेकर के 1444 संवत, तो दोनों को मिला देंगे तो 700 से 1444 संवत आता है, ठीक है। संधि एवं चारण काल का समय लिख लीजिएगा 750 से 1375 संवत, जिनमें संधि काल का समय 750 से 1000 संवत, और चारण काल का समय 1000 से 1375 में लिखवा दूंगा नीचे से, पहले आप नोट कर लीजिए। राम कुमार वर्मा के बाद अगला नाम आएगा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्लियर दिखता चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने ही आदिकाल नाम दिया है, और इसका समय 1000 से 1400 ईस्वी माना है भाई। द्विवेदी जी के बाद अगला नाम इसमें आएगा राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे जी ने 1952 में हिंदी साहित्य का नया इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था, और उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले काल को नाम दिया संक्रमण काल। और संक्रमण काल का समय 1000 से 1400 ईस्वी ही माना था उन्होंने भी। पहले साहित्य इतिहासकारों के नाम लिख लेंगे, फिर हम अन्य लोगों के नाम लिखेंगे। राम खेलावन पांडे के बाद अगला नाम इसमें आप लिखेंगे गणपति चंद्रगुप्त का। गणपति चंद्रगुप्त, और गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा 2-3 नाम दिए गए हैं, तो आप इसी में थोड़ा सा जगह, मतलब आप थोड़ा सा, मुझे बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पर एक तो लिखिए आरंभिक काल, दूसरा लिखिएगा, इसी को उन्होंने उन्मेष काल भी कहा है। आरंभिक काल, उन्मेष काल, और इसी को नाम दिया है उन्होंने शून्य काल। फिल कर दीजिए सर उसे, शून्य काल, और इसका समय है 1184 से 1350 ईस्वी। आरंभिक काल, उन्मेष काल, व्यंजन संधि है उत जमा मेष, और शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त। इसके बाद इसमें हम अगला नाम लिखेंगे साहित्य इतिहासकारों में, हालांकि डॉक्टर नगेंद्र का नाम आएगा, डॉक्टर नगेंद्र। और नगेंद्र जी ने कोई अलग नाम नहीं दिया है, वही जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बस समय अलग मान लिया है। नगेंद्र जी ने भी आदिकाल ही कहा है, और नगेंद्र जी ने 1973 में संपादित इतिहास लिखा, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इसमें उन्होंने 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य, 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य के बीच में इसका समय माना है। इसके बाद नीचे आप एक नाम लिखिएगा यहाँ पर,
राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी चूँकि 1986 में इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा और वहाँ पर इन्होंने इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया, समय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, तो समय के लिए इनको हम लिख लेंगे। उन्होंने इसे आदिकाल और ब्रैकेट में वीर गाथा काल दोनों कहा था। तो ये कोई नए नाम तो नहीं है, लेकिन समय नया दिया 1000 से 1350 ईस्वी, तो इसलिए इनको लिखना बनता है। अंतिम नाम इसमें है बच्चन सिंह का। बच्चन जी ने, यहाँ तक दिख रहा है ना, बच्चन सिंह तक लिख दिया है तो हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। चलिए भाई, बच्चन जी ने क्या कहा है, अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, जातीय अपभ्रंश काल जातीय साहित्य, ये नाम दिया इन्होंने, और इसका कोई समय उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। अब हम आगे नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपने नोट कर लिया है कि थोड़ा समय दे दूँ नोट करने के लिए? 1 मिनट सर। हाँ सर, थोड़ा सा इसको थोड़ा आगे कीजिए। बस बस बस, चलिए सर। सर एक बार स्क्रीनशॉट, 1 मिनट, आपके ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट चला जाएगा इसका। सर एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हो गया? लिख लिया है आपने? आगे बात करें? ठीक है। चलिए अगला नाम लेंगे हम रमाशंकर शुक्ल रसाल का। रमाशंकर शुक्ल, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ेगी, तो मैं इसमें, चूँकि इन्होंने कोई समय का निर्धारण नहीं किया है, तो मैं ये 2 बॉक्स इस्तेमाल कर लूँगा। रसाल, रसाल इनका उपनाम था। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्रमुख ग्रंथ इन्होंने भी लिखा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। और इन्होंने नाम क्या दिया है, आप एक ही बॉक्स में लिखिएगा नाम, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा चूँकि काल निर्धारण नहीं किया, तो मैं ये जगह इस्तेमाल कर लूँगा, आप एक ही बॉक्स में लिखिएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इस काल को बाल्यावस्था काल, बाल्यावस्था काल ऑब्लिक, 2-3 नाम दिए हैं इन्होंने, बाल्यावस्था काल, जय काल, जय काल और अंधकाल। ये अंधकाल क्लियर दिख रहा है ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा अंधकाल। अंधकाल नहीं दिख रहा है, अंधेरा हो गया। अच्छा कोई नहीं, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट दिख रही है? सर स्क्रीनशॉट भेज देना इसका। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद ये लाइन आप कह तो रहे थे कि ये लाइन दिख रही है आपको? अंधकाल वाली नहीं दिख रही सर। दिख रहा है, ऐसा तो नहीं? बहुत छोटा लिखा हुआ है। बस छोटा लिखा है बहुत। अच्छा छोटा लिखा है, मैं, अच्छा ठीक है भाई, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे अंधकाल, अंधकाल, चलिए ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे लिखेंगे, अगला नाम लेंगे यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। जी, बीज वपन काल। और बीज वपन काल का कोई समय उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद हम, हाँ एक बात पूछनी थी। बोलिए तो बोलिए। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो वीर काल है, इसमें मैंने कई जगह पे जो इसका समय है वो 1000 से 1400 संवत भी पढ़ा है। 1000 से 1400 संवत, दरअसल आपको बता दें कि पढ़ा है आपने, तो हो सकता है कि आपने कहीं किस
मूल सोर्स का नाम बताइएगा। खैर कोई बात नहीं है। दरअसल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, ये तमाम ऐसे जो विद्वान हैं ये सभी शुक्ल जी के ही फॉलोअर हैं ज़्यादातर, क्योंकि शुक्ल जी ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था वो अपने समय में बहुत पॉपुलर हो चुका था, और उसका असर ये रहा कि आप देखिए यहाँ तक रामस्वरूप चतुर्वेदी तक ये लोग वीरगाथा काल जैसा नाम टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जो वीर काल जैसा नाम दिया था तो उसमें जो समय को उन्होंने चुना था, वो समय की जो अंतिम सीमा उन्होंने रखी थी वो शुक्ल जी से ही प्रभावित थी। अगर आप, जी सर। ठीक है, 1400 संवत अगर आपने कहीं पढ़ लिया है तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए राहुल सांकेत्यायन की बात करते हैं। राहुल सांकेत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहा है, समय नहीं है इसका। राहुल सांकेत्यायन के बाद इसमें अगला नाम आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और गुलेरी जी ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। अपभ्रंश काल। इसी में अगला नाम आएगा धीरेन्द्र वर्मा का। धीरेन्द्र वर्मा जी ने इसे अपभ्रंश काल ही कहा है। इसमें अगला नाम आएगा हरिश्चंद्र वर्मा का। हरिश्चंद्र वर्मा, और हरिश्चंद्र वर्मा जी ने इसे संक्रमण काल ही कहा है। संक्रमण काल। अगला नाम आएगा इसमें वासुदेव सिंह का। वासुदेव सिंह। वासुदेव जी ने इस काल को उद्भव काल कहा है। इसमें अगला नाम आएगा सुमन राजे का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, सुमन राजे। और जो दिया गया नाम है वो है आधार काल। समय नहीं है इसका उपलब्ध। अगला नाम इसमें मोहन अवस्थी का है। मोहन अवस्थी, और मोहन अवस्थी जी ने भी इस काल को आधार काल ही कहा है। आधार काल। इसके बाद यहाँ पर आगे नाम चलेगा शंभुनाथ मिश्र का। शंभुनाथ मिश्र, और शंभुनाथ मिश्र जी ने इस काल को प्राचीन काल कहा है। प्राचीन काल। इसमें अगला नाम चलेगा विजयेंद्र स्नातक का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अंत में, जो कि साहित्य अकादमी से प्रकाशित किताब है, विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक जी, और विजयेंद्र स्नातक जी ने इसे वीर प्रशस्ति युग कहा है। वीर प्रशस्ति, प्रशस्ति माने प्रशंसा होता है, वीर प्रशस्ति युग, और इसका समय उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद इसमें अगला नाम आएगा कमल कुलश्रेष्ठ का। कमल कुलश्रेष्ठ। कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल कहा है। हालांकि त्रिलोचन ने अंधकार काल रीतिकाल को कहा है, लेकिन कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल आदिकाल को ही कह दिया है, और इसका कोई समय नहीं दिया है। इसमें अगला नाम आएगा शैलेश जैदी का। शैलेश जैदी, और शैलेश जैदी ने इसे आविर्भाव काल कहा है। शैलेश जैदी ने आविर्भाव काल का नाम दिया है। एक अंतिम नाम रह जाता है थोड़ा सा, एक बार ओपन कर लीजिए इसे।
ठीक है, रुकिए, यहाँ पर आप एक दो नाम और, अब देखिए इतने सारे नामों को लेकर के बातचीत है, तो हम बात करेंगे कि कौन सा नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें और क्यों है, ये थोड़ी सी बात करते हुए तब हम आगे अगली क्लास में बढ़ेंगे। लेकिन पहले आज वाले इस पार्ट को नोट करके समाप्त कर दें। राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र, इसे संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति काल समय उन्होंने नहीं दिया है। श्याम सुंदर दास जी का नाम रह गया, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया था और उन्होंने इसको वीर काल और ब्रैकेट में अपभ्रंश काल ऐसे दो नाम दिए थे। जैसा शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई है, वीर काल या अपभ्रंश काल, यहाँ पे काल भी लिख लीजिएगा, अपभ्रंश काल, और इसका कोई समय वीर काल या अपभ्रंश काल, और इसका उन्होंने कोई समय नहीं दिया है। अब इसमें से क्या नाम मानना ज़्यादा उचित है, आज क्यों हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को सर्वमान्य रूप में प्रमुखता दी जाती है, और जो और कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम इसमें ये बात लिखेंगे कि मिश्र बंधुओं ने दो भागों में बांटा है, क्या क्या है, और इसमें हम आगे संधि काल और चारण काल का अलग अलग लिखेंगे। फिर शुक्ल जी ने एक और नाम दिया है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है, उस बात को हम नोट करेंगे। ये लिखेंगे कि शुक्ल जी ने इसे 12 रचनाओं के आधार पर नाम दिया है पीरगाथा काल, जिसमें से 4 अपभ्रंश की हैं, 8 देश भाषा की हैं। तो ये तमाम बातें हम इसको अगली क्लास में नोट करेंगे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है क्या? जी सर। कर लिया है, ठीक है भाई। तो मैं इस चार्ट को मिटाता हूँ। शुरू से ध्यान करो ना, देख। और आज की क्लास को समाप्त करेंगे हम लोग यहीं पर, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखनी रह गई हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे। और चूँकि देखिए, मैं एक दो बात आपको बता दूं, अभी आपकी बैच थोड़ी डिज़ाइन हो रही है, मतलब अभी बन रही है ये बैच। तो जब भी शुरुआत किसी भी बैच की होती है तो 1-2 हफ्ते थोड़ा सा एक क्लास छोड़ करके क्लास चलाई जाती है, मतलब जैसे आज हुई है तो परसों चलेगी, तो इस तरीके से चलाई जाती है क्लास। फिर 2 सप्ताह बाद संभवतः या 2 सप्ताह से पहले भी आपकी क्लास रेगुलर कर दी जाएगी, मतलब पर डे आपकी क्लास होगी, प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। मतलब ये आज हुई है सर, तो कल नहीं होगी। हाँ, ये केवल 2 सप्ताह तक, जब तक थोड़ी सी बैच आपकी बन जाए, थोड़ा सा संस्थान को थोड़ा सा लोगों को जोड़ने का समय मिल जाए, बस इतने बात के लिए। बाकी परसों आपकी क्लास होगी।